हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन MCS 212 का है, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है राइट द मैथमेटिकल नोटेशन फॉर द फ्लोइंग द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, और दूसरा कहला है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर इज मोर देन 26। तो यहाँ पर जो कहा हमारा सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, उसका अगर हम बात करते हैं तो उसका जो फॉर्म होता है टेबुलर फॉर्म में वो होता है 2n-1। अगर आपको नहीं पता है तो इसको निकालने का तरीका भी होता है। सबसे पहले आप क्या करो, ऑड नंबर कुछ ले लो। जैसे यहाँ पर हमने ले जो ऑड नंबर स्टार्टिंग में होता है 1, 3, 5, 7। और अगर आपने पढ़ा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 9th-10th में, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये देखो हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 आता है। तो इससे साफ पता चल गया है कि ये एपी के अंदर का है। तो एपी के अंदर का है तो एपी का nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a जो है फर्स्ट टर्म को कहा जाता है, तो फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, प्लस n हमें नहीं पता क्योंकि डॉट 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 देख छोड़ा हुआ है। d कॉमन डिफरेंस, हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2n, और इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2n माइनस 2 में से ये प्लस 1 गया तो माइनस 1 बच गया, तो ये हमारा 2n-1 हुआ है। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो। तो कभी कभी जब इस टाइप का बिल्डर फॉर्म में आपका क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप देखोगे कि एपी पे काम करेगा, कभी देखोगे जीपी पे काम करेगा, और कभी ऐसा भी होगा कि ना एपी पर करेगा ना जीपी पे करेगा। फिर वहाँ पे आप सोचोगे कि कौन ऐसा क्या इस पे सोचे जिससे ये टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे करके हमने इसका निकाल लिया। दूसरा का द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स हुज स्क्वायर इज मोर देन 26। यहाँ पर हमने नेचुरल नंबर लिखा, और अगर 4 का स्क्वायर करते हो तो 16 आता है, और 5 का स्क्वायर करते हो 25 आता है। और यहाँ पर क्या कहा, हमें कहा कि मोर देन 26 मतलब 26 से ज़्यादा आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये सारे को माइनस कर दिया, मतलब ये छोड़ के जो रेस्ट बच जाएगा उसका हमें नेचुरल नंबर में लेना है। तो ये हमारा दूसरा हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है assuming that P and Q are two propositions, find if the following two statements are logically equivalent or not by constructing the truth table। ट्रूथ टेबल के हेल्प से हमें ये बताना है कि जो ये दो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्या ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक ट्रूथ टेबल बनाना होगा। अब बनाने के बाद फाइनल रिजल्ट देखना होगा। फाइनल रिजल्ट अगर दोनों का मैच करेगा तो हम कहेंगे कि लॉजिकली इक्विवेलेंट है, अगर मैच नहीं करेगा तो हम कहेंगे लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। और हमने क्या किया है कि कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जैसे कुछ क्वेश्चन है उससे और असाइनमेंट से दोनों से मिक्स करके जो मुझे लगा कि एग्ज़ाम में आने वाला है वो सब हमने तैयार करके उसका सॉल्यूशन रखा है। अगर आपको चाहिए, ये पेड है, और अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप करके आप ले सकते हो। चलिए, तो अब ये हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पी लिया, एक क्यू लिया, और एक एक करके हम पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेगेशन पी डिसजंक्शन क्यू है, तो सबसे पहले हम पी डिसजंक्शन क्यू निकाल लेते हैं। निकालने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें नेगेशन लगा देंगे। तो यहाँ पे पी डिसजंक्शन क्यू किया। पी डिसजंक्शन क्यू के अंदर ये उसका डेफिनेशन में ही ये होता है कि इसका कंसेप्ट ये होता है कि जब ट्रू ट्रू हो तब भी ट्रू, मतलब जब तक दोनों फॉल्स नहीं होता है तब तक उसका रिजल्ट फॉल्स नहीं होगा। कोई भी एक ट्रू बोल दे तो उसका रिजल्ट ट्रू ही होता है। तो वैसे ही ट्रू 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 हो गया, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। और हमें यहाँ पे ज़रूरत है नेगेशन क्यू की। तो ये जो क्यू हमने लिखा है इसका नेगेशन कर दिया, मीन्स जो ट्रू था वो फॉल्स हो जाएगा, जो फॉल्स था वो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ ट्रू है तो यहाँ पे हमने लिखा फॉल्स, नेगेशन क्यू किया तो यहाँ फॉल्स है, यहाँ ट्रू।
यहाँ ट्रू है तो यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स है तो यहाँ ट्रू। अब हमें क्या करना है कि हमें नेगेशन P डिसजंक्शन Q चाहिए, तो जो हमने P डिसजंक्शन Q किया है उसमें हमने नेगेशन लगा दिया, तो पलट जाएगा रिजल्ट, जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा, जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा। तो ये ट्रू तो यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स यहाँ ट्रू। अब हमें दोनों के बीच डिस्टिंक्शन करना है, मीन्स हमें क्या करना है, ये जो हमारा दिया हुआ है दिस कॉलम एंड दिस कॉलम, इस दोनों कॉलम के बीच हमें डिसजंक्शन करना है। तो जो अभी मैंने आपको बताया डिसजंक्शन के अंदर क्या होता है कि कोई भी एक ट्रू बोला तो वो ट्रू ही होगा, जब तक दोनों फॉल्स नहीं बोलेगा तब तक फॉल्स नहीं होगा। तो ये भी एफ और ये भी एफ, दोनों एफ एफ हो गया तो ये एफ हो गया, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये हमारा हो गया। ये अभी इस एक्सप्रेशन के लिए मैंने ट्रूथ टेबल बनाया है। सेम ऐसे ही इसके लिए भी हमें ट्रूथ टेबल बनाना होगा। तो यहाँ P लिया, Q लिया, जो जो चीज़ हमें चाहिए वो सब हमने किया। यहाँ नेगेशन Q चाहिए तो नेगेशन Q निकाला। अब P डिसजंक्शन नेगेशन Q निकालना है तो निकाल लिया। फिर इसके और इसके बीच मीन्स दिस एंड दिस के बीच हमें डिसजंक्शन करना है तो कर लिया। तो अब फाइनल रिजल्ट हमारा लास्ट वाला जो कॉलम होता है ना, ये फाइनल रिजल्ट होता है। फाइनल रिजल्ट क्या देख रहे हैं, मैच नहीं कर रहा है, यहाँ फॉल्स है यहाँ ट्रू है, यहाँ ट्रू है यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स है यहाँ ट्रू है, यहाँ ट्रू है, मतलब कुछ मैच कर रहा है कुछ नहीं। ओवरऑल हमें पूरा मैच करना चाहिए, पूरा मैच नहीं किया। तो जब पूरा मैच नहीं किया तो हम ये कह सकते हैं कि लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। और अगर दोनों मैच कर जाता है लास्ट कॉलम वाला तो हम कहते हैं ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि हैंस दिस एंड दिस आर नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, यूज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन prove that 1 plus 2 plus dot 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 plus n is equal to n into n plus 1 divided by 2 for each n belongs to n। मतलब नेचुरल नंबर के अंदर ये जो स्मॉल एन है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये चीज़ हमें प्रूव करना है, वो भी मैथमेटिकल इंडक्शन के हेल्प से। और अगर आपको जो मैं ये समझा रही हूँ अगर अच्छा लगे और अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप उस पर कॉल करके या मैसेज करके आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। अब इसको करने के लिए यहाँ पे हमने लिखा, सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी मैथमेटिकल इंडक्शन की बात आएगी तो 3 स्टेप हमें फॉलो करना होता है। पहला ये कि n का वैल्यू कोई एक कांस्टेंट लेना होता है, हर केस में 1 ही सेटिस्फाई नहीं करता है, कभी 2 की भी ज़रूरत होती है, कभी 3 की भी ज़रूरत होती है। मीन्स हमारा ये कहना है कि कोई भी एक कांस्टेंट, तो स्टार्टिंग में क्या होता है ज़्यादातर केस में 1 लेके ही काम चल जाता है, लेकिन हर केस में ज़रूरी नहीं है कि 1 से ही काम चल जाए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहला स्टेप में कोई एक कांस्टेंट वैल्यू लेना है, दूसरा स्टेप में n इज इक्वल टू k डालना है, और तीसरा स्टेप में n इज इक्वल टू k प्लस 1 डालना है। और जो तीसरा स्टेप में n इज इक्वल टू k प्लस 1 डालना है उसका LHS को सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें RHS के इक्वल करना है, बस इतना ही करना होता है इसमें। तो चलिए अब हम देखते हैं कैसे से। ये हमने लिखा, अब हमने n इज इक्वल टू 1 लिखा, तो 1 यहाँ पे अगर LHS में डालते हैं तो यहाँ 1 डाल देंगे तो 1 आ गया, और RHS में डालते हैं तो यहाँ पे देखिए डाला है 1 इंटू n है तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये भी सॉल्व करके 1 आ गया, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तब हम सेकेंड स्टेप में चलेंगे। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, k डालना होता है, तो हमने यहाँ k लिखा, तब हमारा एक्सप्रेशन हो गया, इक्वेशन हो गया 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस k इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 अपॉन 2। हाँ, तो कहा कि इसके लिए भी ये ट्रू होगा। अब हम तीसरा स्टेप चलेंगे, तो इसमें n इज इक्वल टू k प्लस 1 डालना है। तो अब एक चीज़ देखो कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस के बाद ही k प्लस 1 आएगा। तो यहाँ पर हमने k भी लिखा, उसके बाद k प्लस 1 लिखा, और क्यों k लिखा वो बताती हूँ, पहले ये समझ लो। इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। k हमने इसीलिए लिखा क्योंकि आप एक चीज़ देखो कि अगर मैं इसको ब्रैकेट से यहाँ पे घेर दूँ तो इतना तक का वैल्यू आप ये सेकेंड स्टेप से ले सकते हो, इसका वैल्यू ये, मतलब जहाँ पे 1 से लेके k तक का ऐड है उसके जगह आप k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हो, इसलिए हमने k लिखा तब k प्लस 1 लिखा। तो दिस इज इक्वल टू, अब हम इसका LHS लेके चलेंगे, तो ये LHS लेके इसको हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व किया तो ये हमारा
जो RHS था वो आ गया। इसका मतलब जो हमने n इज इक्वल टू के प्लस 1 लिया उसके लिए भी ये ट्रू हो गया। तो यही हमें दिखाना था। अगला क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन द टर्म रेगुलर एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो उसको दिखाने के लिए इसका जो डेफिनेशन है यहाँ पे हमने लिख रखा है कि रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ मेथड यूज टू प्रोग्राम टू पैटर्न मैचिंग रेगुलर एक्सप्रेशन प्रोवाइड, मतलब इसका डेफिनेशन प्रॉपर लिखा हुआ है। अब इसमें और भी चीज़ें जैसे यहाँ पे कहा कि रेगुलर एक्सप्रेशन आर यूज टू सिंटैक्स हाईलाइटिंग सिस्टम, डेटा वैलिडेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन ऑल्सो नोन एज, शॉर्ट में इसको REGEX कहते हैं, रेगुलर एक्स या फिर रेगुलर XP। रेगुलर एक्सप्रेशन जो है यूज़ किया जाता है रेगुलर लैंग्वेज के लिए डिनोट करने के लिए। रेगुलर लैंग्वेज को डिनोट करना हो तो रेगुलर एक्सप्रेशन की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे कुछ और भी लिखा है कि एन एक्सप्रेशन इज अ रेगुलर इफ़, उसके ये सारे हैं कि अगर फाई इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर रेगुलर लैंग्वेज फाई, और भी ये चीज़ लिखा हुआ है, ये सब आप देख लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है A die is roll once, what are the probability of the following events। पहला कहता है getting an odd numbers, दूसरा कहता है getting at least a value 2, तीसरा कहता है getting at most a value 2, और अगला कहता है getting at least 7। एक एक करके इसको हम सॉल्व करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करोगे आपका भी हेल्प होगा, जो आपके साथ वाले फ्रेंड होंगे उनका भी हेल्प हो जाएगा। तो आप शेयर भी करते रहो, लाइक भी करते रहो, सब्सक्राइब भी कर दो। तो ये यहाँ पे हमने अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर डाई को रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या क्या बनता है, मतलब आउटकम क्या क्या आ सकता है। तो आप देखोगे जब आप डाई को रोल करोगे तो आप कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, मतलब टोटल उस पर 6 तक लिखे रहते हैं। तो यहाँ पे टोटल सैंपल स्पेस अगर हम बात करते हैं तो 6 आया। अब हम बात करते हैं जो पहला क्वेश्चन कहा वो कहा गेटिंग एन ऑड नंबर। तो इसमें से ऑड नंबर जो है आपका 1 है, 3 है और 5 है, और आप इसे क्या करना ब्रैकेट में डाल देना ऐसे करके। मैंने नहीं डाला, आप डाल लेना। तो अब आप देखो कि ऑड नंबर कितने हैं टोटल, 1 2 3, 3 है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ओ को रिप्रेजेंट किया ऑड नंबर के लिए। तो एन ऑफ ओ मतलब नंबर ऑफ ऑड नंबर जो है आपका 3 है। तो 3 है, तो अब यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे सैंपल स्पेस आपका 6 हो गया और ऑड नंबर टोटल हमारा 3 है, तो जो आपका PO हो जाएगा वो 3/6 हो जाएगा। जब आप इसे कट करोगे तो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हमारा कहा था गेटिंग एटलीस्ट अ वैल्यू 2, मतलब कम से कम 2 होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एटलीस्ट क्या होता है और एटमोस्ट क्या होता है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2, उससे ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं 2, तो 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। अब इसको टोटल काउंट करो तो आपको 5 मिलेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 आपको मिल गए। तो एन अब ई जो है हमने रिप्रेजेंट किया है, ई को हमने रिप्रेजेंट किया है कि एटलीस्ट वैल्यू 2 के लिए। तो अब एन ई हमारा 5 आ गया। अगर इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो 5/6 आ जाएगा। फिर वैसे ही अगला कहा था एटमोस्ट 2, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। कम से कम कितना भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर 1 और 2 आता है। तो इसमें नंबर ऑफ आप काउंट करो कि कितने नंबर हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर NF आपका 2 हो गया। एफ हमने इसके लिए डिनोट किया था गेटिंग एट मोस्ट अ वैल्यू 2, उसके लिए। तो इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो 2/6, इसको काटोगे तो आपका 1/3 आ जाएगा। उसके बाद अगला कहा गेटिंग एटलीस्ट 7। आप एक चीज़ देखो, जब डाई को आप रोल करोगे कभी 7 नहीं आएगा, क्योंकि 1 से लेके 6 तक ही उस पर मेंशन होता है। तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। तो NG हमने 0 ले लिया, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन अ प्रॉब्लम ऑफ अ टावर ऑफ अनोई, एक्सप्लेन द रिकरेंस रिलेशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। टावर ऑफ अनोई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से देख लेना। अब यहाँ पे टावर ऑफ अनोई यहाँ पे दिया हुआ है, ये कि गेम है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कहता है द टावर ऑफ अनोई इज़ वेरी वेल नोन रिकर्सिव प्रॉब्लम ऑल्सो नोन एज टावर ऑफ ल्यूकस। द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन 3 pegs, सोर्स, एक्सुअलरी एंड डेस्टिनेशन एंड डिस्क, मतलब इसमें डिस्क कई सारे आप ले सकते हो। टावर ऑफ अनोई इज अ प्रॉब्लम ऑफ शिफ्टिंग ऑल एंड डिस्क फ्रॉम सोर्स पेग्स टू डेस्टिनेशन।
यूजिंग एक्सोलरी पेक्स विथ फ्लोइंग कॉन्स्टेंट। अब इसमें हमने क्या किया, ओनली वन डिस्क कैन बी मूव्ड एट अ टाइम, एक बार में एक ही डिस्क मूव कर सकता है। क्या क्या मतलब इसमें आप कर सकते हो वो चीज़ दिया हुआ है। अ लार्जर डिस्क कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन अ स्मॉलर डिस्क, ये भी ध्यान रखना है इस बात को। द इनिशियल एंड फाइनल कन्फिगरेशन ऑफ दिस डिस्क, द फाइनल कंडीशन ऑफ द डिस्क आर शोन इन फ्लोइंग फिगर्स। अब हमने क्या किया इसके अंदर, यहाँ पे देखो जो इसका वैल्यू लिया एन का वो हमने 3 लिया। यहाँ पे ए बी सी 3 आपको दिख रहा होगा, ये सोर्स है, ये एक्सोलरी है, आपका डेस्टिनेशन है। अब स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे हमने किया है। मूव डिस्क सी फ्रॉम द एस आर सी मतलब सोर्स, डी एस टी मतलब डेस्टिनेशन, सोर्स पेक्स टू डेस्टिनेशन पे। इसमें हमने क्या किया, सी लेके और डेस्टिनेशन पे डाल दिया। दूसरे केस में हमने क्या किया स्टेप 2 में कि मूव डिस्क बी फ्रॉम द सोर्स पेक्स टू एक्सोलरी, तब यहाँ पे हमने क्या किया, बी उठा के इस पे एक्सोलरी पे डाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि मूव डिस्क सी फ्रॉम द डेस्टिनेशन पेक्स टू एक्सोलरी पेक्स। अब यहाँ से ये सी उठा के इस पे एक्सोलरी पे डाल दिया। उसके बाद स्टेप 4 में मूव डिस्क ए फ्रॉम द सोर्स पेक्स टू डेस्टिनेशन। अब ये ए जो है, ए को उठा के इस डेस्टिनेशन पे डाल दिया। स्टेप 5 में हमने क्या किया, ये जो सी था, सी को उठा के सोर्स पे डाल दिया, ये देखो। उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो बी था, बी को उठा के डेस्टिनेशन पे डाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया स्टेप 3 में जो सी था उसको उठा के इस पे डाल दिया। तो इस गेम को समझना बहुत आसान है, अगर स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे से देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद यही आपका फाइनल हो गया कि एक इससे निकल के इस पे सारा चला गया, यही आपको दिखाना था। उसके बाद आपका आता है ड्रॉ अ हाइपर क्यूब ग्राफ। यहाँ पर जो है n इज इक्वल टू 3 है, उसके लिए कह रहा है द हाइपर क्यूब Q is a graph whose vertices are ordered and tuple from 0 and 1, मतलब इस पे आप देखोगे 0 आएगा 1 आएगा। where two vertices are adjacent if they differ in exactly one coordinate। अब देखो ये जो है पर इसका Q3 ये था, यहाँ पे जो है आप इसको सही कर लेना, ये Q3 है, मिट गया है, Q3 आप कर लेना। तो ये जो ग्राफ है ये इसी का ग्राफ है, ये ग्राफ। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है फाइंड इफ द फ्लोइंग ग्राफ G1 एंड G2 आर आइसोमॉर्फिक और नॉट, एक्सप्लेन हाउ यू अराइव्ड एट योर आंसर। अब ये आइसोमॉर्फिक के लिए कुछ कंडीशन होते हैं कि कैसे समझें कि जो दो ग्राफ हमारा दिया हुआ है वो आइसोमॉर्फिक है कि नहीं। तो इसके लिए कुछ स्टेप होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है, जिसमें से यहाँ पे हमने लिखा है, कंडीशन लिख दिया है कि एट वी राइट कंडीशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ, कि इसके लिए क्या होता है। पहला आपका कहता है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस इन बोथ द ग्राफ मस्ट बी सेम, मतलब आपको दोनों ग्राफ का वर्टिसेस चेक करना है, काउंट करना है कि इसमें कितने वर्टिसेज हैं और इसमें कितने वर्टिसेज हैं। दूसरे केस में वैसे ही एज चेक करना है कि दोनों का एज सेम है या नहीं है। तीसरे केस में डिग्री सीक्वेंस ऑफ बोथ द ग्राफ मस्ट बी सेम। अब आपको क्या करना है, जितने भी वर्टिसेज हैं सारे वर्टिसेज का डिग्री देखना है। इस केस में सबका 3 3 है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर केस में जो दोनों ग्राफ दिया रहेगा 3 3 हो सकता है कि इसका आपको इस ग्राफ में किसी का 2 दे दे, किसी का 3 दे दे, किसी का 4 दे दे और किसी का 2 दे दे। तो मतलब इसको आप जो लिखोगे वैसे लिखोगे 2 2 3 4 और फिर इसका चेक करोगे कि इसके क्या क्या है। तो आप देखोगे कि जिस सीक्वेंस में इसका डिग्री दिया हुआ है वैसे ही इसमें भी है, इसमें भी 2 2 3 3 4 4 है। अगर दोनों में नहीं है तो यहीं पे कट कर जाएंगे बात कि नहीं ये आइसोमॉर्फिक नहीं है, मतलब ये सारे कुछ चेक करना है। लेकिन इस ग्राफ के लिए ऐसी बात नहीं है। इस ग्राफ में आप देखोगे दोनों के जो जितने भी वर्टिसेज हैं दोनों ग्राफ के G1 और G2 के, सब के डिग्री जो है वो 3 3 हैं। ये मैं और के लिए, और जैसे ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने ये क्वेश्चन बनाया यही आ जाए, तो और भी क्वेश्चन के लिए मैंने वो चीज़ बताया। उसके बाद अगला जो आपका स्टेप आता है वो कहता है मैपिंग। हम क्या करते हैं, मैप करते हैं दोनों ग्राफ के बीच, ग्राफ 1 एंड ग्राफ 2 के बीच। तो ये सारे चेक करना ज़रूरी होता है। अब एक एक करके हम चेक कर लेते हैं। इसमें देखो कि जो फर्स्ट ग्राफ G1 में है इसमें जो वर्टिसेज हैं A B C D 4 हैं।
और इसमें वर्टिसेज G2 में देख लेते हैं T W U भी, इसमें भी 4 हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है सो चेकिंग नेसेसरी कंडीशन, पहला कि नंबर ऑफ वर्टिसेज इन ग्राफ G1 4 है और नंबर ऑफ वर्टिसेज इन ग्राफ 2 ये भी 4 है, तो सेम आ गया, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ G1 ये 6 है, और जो सेकेंड वाला में भी एजेस देखेंगे, एजेस होता है 2 वर्टिसेज के बीच जो लाइन हम खींचते हैं, जो मिलाता है वही लाइन को हम एजेस कहते हैं। ये आपका 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, वैसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा एजेस होता है। तो हमने क्या देखा कि दोनों में एजेस भी 6 हैं, मतलब दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया। तीसरा डिग्री हम बात करते हैं, तो आप अगर हम डिग्री का मतलब होता है कि जैसे ये वर्टिसेज है, इससे कितने एजेस इंसिडेंट हो रहे हैं। तो अगर इंसिडेंट की बात करते हैं तो ए से 1, 2, 3, मतलब इसके डिग्री 3 है। अब इसमें देखते हैं बी का, तो 1, 2, 3, इसके भी 3 हैं, 1, 2, 3, इसमें भी 3 हैं। तो वैसे ही करके सबका डिग्री देख लेते हैं। तो जो ग्राफ G1 है इसके भी A B C D सबका डिग्री 3, 3, 3 है, और जो ग्राफ 2 है इसके भी सारे के जो वर्टिसेज हैं उसका डिग्री 3, 3 है। तो दोनों का जो हमने डिग्री निकाला, दोनों का अगर डिग्री हमें दिखाना हो तो कुछ इस टाइप से दिखाएंगे कि इसका भी 3, 3 आया और इसका भी 3, 3 आया, मतलब तीसरा कंडीशन भी फुलफिल हो गया। चौथा कहता है मैपिंग, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जैसे मान लो कि जो अभी मैंने ऊपर में बताया 2, 2, 3, 4 के लिए आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको सेट करना होता है, इसलिए ज़रूरी है। अब जैसे अभी मैं आपको समझाती हूँ, जैसे ए के लिए अगर हम बात करते हैं, तो ए के लिए अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ आपको देखना होगा, वो चीज़ समझो आप। जैसे ए से देखो कि ए के जो इसके नियर बाय जो वर्टिसेज हैं, नियर बाय ये हैं जो इससे अटैच है, और ये भी इससे अटैच है, और ये भी इससे अटैच है। तो ए की डिग्री अगर 3 है तो इसके साथ वाले की डिग्री क्या क्या है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, और इसकी भी 3 है, ठीक है। तो आपको वैसे ही फिर इसमें भी देखना होगा। इसमें आप देखो टी को उठा लो, यू को उठा लो, वी को उठा लो, डब्ल्यू किसी को भी उठा लो, और उठाने के बाद जो ये कंडीशन है वही इस पर भी अप्लाई करना है कि जो इससे अटैच है उसके डिग्री क्या क्या है। जैसे इसके डिग्री क्या है, इसके डिग्री क्या है, इसके डिग्री क्या है। तो अगर जो ये कंडीशन फुलफिल करता है वही इसमें भी करता है, तब कहेंगे कि ये एफ ए उसके इक्विवेलेंट बता देंगे। जैसे इसमें जो हमने बताया है, तो यहाँ पे आप देखो 3, 3 था, तो आप किसी को भी ले सकते थे। जैसे मैंने जो लिया है वो आपको लिया है एफ ए इज इक्वल टू टी के। आप चाहो तो यहाँ पे यू भी ले सकते थे, भी ले सकते थे, डब्लू भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि उसके जो उससे जो अटैच है उसकी भी डिग्री चेक करते हैं और मिलता जुलता होना चाहिए। तो यहाँ पे मिलता जुलता है। फिर वैसे ही दूसरा का देखते हैं एफ बी का भी आप देखो 3 है, और जो इससे अटैच हैं ए डी और सी, ये सब का भी डिग्री 3, 3 है। वैसे यहाँ भी किसी को उठा लो तो यहाँ पे सब एक ही जैसा है, तो इसलिए हमारा जो सेकेंड वाला एफ बी इज इक्वल टू यू लिया। तो जैसे यहाँ पे हमने टी डाल दिया तो टी अब ना आगे वाले में नहीं आएगा, लेकिन जो रेस्ट आपका बच रहा है, टी जब हट गया तो रेस्ट आपका यू बच रहा है, डब्लू बच रहा है, भी बच रहा है, और मैच कर रहा है क्योंकि डिग्री सबका एक जैसा ही है, तो मैच कर रहा है। तो यहाँ पे ये है कि आप किसी को भी ले सकते थे, आप यू ना लेके भी ले सकते थे, डब्लू भी ले सकते थे, लेकिन जो एक बार हमने लिख दिया उसको दोबारा नहीं आएगा। फिर वैसे एफ बी हमने यू लिया, एफ सी हमने भी लिया, एफ डी हमने डब्लू लिया, और इतना करने के बाद भी अभी भी फाइनल नहीं हुआ है। फाइनल अब कब होगा, अब हम क्या करेंगे, जैसे हम ए और बी के बीच देखेंगे कि एजेस हैं, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ए और बी के बीच एजेस हैं। तो वैसे ही फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, जो इसमें जाएंगे इसमें भी हम चेक करेंगे। जो इसका आप देखो तो यहाँ पे टी और डब्लू दिया हुआ है, तो टी और डब्लू के बीच उस ग्राफ में देखेंगे कि क्या टी डब्लू के बीच एजेस हैं। तो आप देखोगे ऊपर में, आप देखो तो इसमें एजेस हैं टी और डब्लू के बीच, ये आपका एजेस है, तो ये एजेस है। तो ऐसे ही करके सबके बीच देखेंगे। अभी तो एक ही कंडीशन मैंने बताया है, यही चीज़ आपको क्या करना है। फिर जैसे ए और बी के बीच देखा, बी और सी के बीच देखना है, फिर सी और डी के बीच देखना है। वैसे इधर भी
टी यू के बीच देख लिया अगर एजेस हैं, यू और भी के बीच भी देख लो कि एजेस हैं कि नहीं, और फिर भी और डब्ल्यू के बीच देख लो। उसके बाद फिर इतना से ही नहीं काम चलेगा, फिर आपको ये देखना है कि ए और सी के बीच एजेस हैं कि नहीं। हाँ, तो इधर टी और भी के बीच भी आप देखोगे एजेज है कि नहीं। हाँ, फिर आपको ए और डी के बीच भी देखना है कि एजेज है कि नहीं, या बी और सी के बीच भी देखना है। ऐसे करके सारे वर्टिसेस के बीच देखना है कि एजेज है कि नहीं। और जैसे इधर आप लेफ्ट साइड देखोगे वैसे ही आपको राइट साइड भी देखना होगा। और जब ये सारे कंडीशन फुलफिल करता है तो हम कहते हैं कि आइसोमॉर्फिक है, और अगर नहीं करेगा तो कहेंगे कि आइसोमॉर्फिक नहीं है। मान लो कि स्टार्टिंग का 1-2 कंडीशन फुलफिल कर गया और तीसरा में नहीं किया, तो चौथा हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे कह देंगे कि आइसोमॉर्फिक नहीं है। और अगर करते जा रहा है सेटिस्फाइड तो आपको 5th स्टेप तक जाना है, और अगर 1-2 में ही रुक गया, वहीं कंडीशन फुलफिल नहीं किया, तो आप वहीं रोक दो और कह दो कि यह आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो यहाँ पे हमने जो अभी मैंने आपको बोला उसी चीज़ को लिखा है कि इन लास्ट वी हैव टू चेक एज बिटवीन ए एंड बी, जैसे ए और बी के बीच दिखाई ना ग्राफ G1, एंड ऑल्सो चेक एज बिटवीन T2U, हाँ, इन G2। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगा अप टू लास्ट एजेस तक। तो सारे कंडीशन को फुलफिल कर गया, तो इसलिए हमने कहा कि हैंस वी कैन से दैट ग्राफ G1 एंड G2 आर आइसोमॉर्फिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ अ रिकरेंस रिलेशन। फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशन। सबसे पहले तो हमें डिफाइन करना है कि डिग्री क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो रिकरेंस रिलेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये इक्वेशन होता है, ये वाला। अब इसमें से देखो कि जो यहाँ पर ये के है ना, यही के जो है हमारा ऑर्डर कहलाता है। यहाँ पर हमने लिखा ऑर्डर ऑफ रिकरेंस रिलेशन डिफाइंड बाय ए एन इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे ये के जो होता है यही हमारा ऑर्डर होता है। उसके बाद हमारा डिग्री आता है, तो डिग्री यहाँ पर हमने लिखा है द डिग्री ऑफ रिकरेंस रिलेशन इज द डिग्री ऑफ एफ ट्रीटेड एज अ पॉलिनोमियल इन इट्स वेरिएबल एक्सक्लूडिंग एन। जैसे अब ये ऊपर में आपको 2 पूछा गया है कि इसके डिग्री क्या है और ऑर्डर क्या है। अगर हम बात करते हैं इसका ऑर्डर का, तो यहाँ पे देखो जो लास्ट में आपका दिया हुआ है उसमें आप देखो n-4 दिया हुआ है, तो ये 4 जो है ना यही आपका ऑर्डर हो गया। और इसके डिग्री क्या होंगे, तो जो ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर जो पावर होता है वही आपका डिग्री कहलाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डिग्री 2 हो गया और ऑर्डर 4 हो गया। और अगर इसके लिए बात करते हैं तो यहाँ पे देखो n-2 तक गया है, मतलब 2 इसका ऑर्डर हो गया है, और इसके पावर किसी के कुछ नहीं है, मतलब इसके डिग्री 1 हो गए। बस आज का इतना ही, अब अगले क्लास में।